गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभ्रा वेलकमिंग यू ऑल। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज का सेशन जो हमारा होने वाला है वो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में होगा। ओके, जहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार जानवरों का वर्गीकरण अलग अलग तरीक़ों से किया गया है हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के बुक में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल प्रूव होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या फिर फीडबैक आप करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आज का टॉपिक है, जहां पर जानवरों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जानवरों के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि कितने प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट है हमारा वो ये कि क्लासिफिकेशन जो जानवरों का हुआ है पहला, वो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी उनकी शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि वो उनकी पोषण प्रक्रिया के अनुसार वर्गित किया गया है। मतलब वो किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, जानवरों का वर्गीकरण करेंगे। थर्ड जो हमारा है वो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब कि कहते हैं ना कि कोई एक कोशिकीय जीव है तो कोई बहुकोशिकीय जीव है, तो उस बेसिस पे यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, उनकी कोशिका के अकॉर्डिंग उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है। फोर्थ जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा वर्गीकरण जहाँ पर हम देखेंगे कि जानवरों का जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होता है और उस बेसिस पे हम उनको वर्गीकृत करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट, यानी कि जहाँ पर जानवर रहते हैं, वेदर इट इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एरियल एनिमल, तो उस बेसिस पे हम उनके हैबिटेट के बेसिस पे, यानी उनके रहन सहन जहाँ पर वो रहते हैं उस बेसिस पर क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण करने वाले हैं। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ऐसे जानवरों का वर्गीकरण किया जाएगा जो कि उनके बॉडी के टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान के बेसिस पर वर्गीकरण हो। नाउ द सेवन्थ वन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट, यानी कि उनके खान पान के तौर तरीक़ों के बेसिस पर वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, कहते क्या जानते हैं हम सब लोग कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ ओमनीवोरस होते हैं। मतलब वो जो मिलेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो दोनों खा सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम फूड हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स का वर्गीकरण करेंगे। तो 7 बेसिस पे इन्वायरमेंटल साइंस के बुक में हमारा एनिमल्स का वर्गीकरण किया गया है। क्या क्या है वो, तो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, सेल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, हैबिटेट हो गया, बॉडी टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज़ फूड हैबिट। आई होप कि मैं आप सबको अच्छे से समझा पाऊँगी ये टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट, ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, उनकी शारीरिक संरचना के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगा वो 2 पॉइंट्स के अंडर हम लोग डील करेंगे। पहला क्या होगा, बॉडी संरचना में, मतलब शारीरिक संरचना में एक वर्टिब्रेट और दूसरा हमारा होने वाला है नॉन वर्टिब्रेट। ओके, एक है वर्टिब्रेट और दूसरा होने वाला है नॉन वर्टिब्रेट। देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वर्टिब्रेट कैसे एनिमल्स होते हैं, जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट कैसे जानवर होते हैं, ऐसे जानवर जिनको बैकबोन होते हैं। अब हम भी एक कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स के, वेदर हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, बट हम लोग भी क्या है, एक तरीके से सोशल एनिमल हैं, बोलते ही हैं। तो जो हमारा, अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो अपने आप को देखो और आपके शारीरिक संरचना में आपके बॉडी को शेप और साइज़ देने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो क्या है, बैकबोन है, हमारा रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके रीढ़ की हड्डियां हैं
जिसको बैकबोन है, स्पाइन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। मैमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, फिश हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सब क्या हो गया, हमारा वर्टिब्रेट के अंदर एग्जाम्पल में आते हैं। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको आप कह सकते हो कि बैकबोन है। आप देख लो ना, मैमल्स देख लो, चाहे मैमल्स के एग्जाम्पल में आप बैट को ले सकते हो, ठीक है, चमगादड़, उनको भी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। आप बर्ड्स ले लो, जितने भी बर्ड्स हैं आप देखो वहाँ पे रीढ़ की हड्डियाँ उनको है। फिश, मछली खाते ही होगे तो डेफिनेटली आप वहाँ भी नोटिस कर रहे हो रीढ़ की हड्डी हैं। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इन सब को भी क्या होती हैं, बैकबोन्स होती हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या करते हैं, वर्टिब्रेट के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन वर्टिब्रेट, मतलब नॉन है लगा हुआ वर्ड में, नॉन, तो इसका मतलब कि ऐसे जानवर जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं हो, जिनके शारीरिक संरचना में बैकबोन क्या कर रहा है, एब्सेंस हो, नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन वर्टिब्रेट के कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि उनके शारीरिक संरचना में रीढ़ की हड्डी एब्सेंस करेगी, यानी कि अनुपस्थित रहेगी। एग्जाम्पल्स में आप देख लो, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, क्रैब हो गई, स्नेल हो गए, स्टारफिश हो गई, ये सब क्या है, बिना बैकबोन के हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, बैकबोन एब्सेंस कर रहा है, यहाँ पे बैकबोन नहीं पाया जाएगा, इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्टिब्रेट। तो आप देख रहे होगे कि बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो कितने प्रकार से बटी हुई हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन सा, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन पाए जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, मैमल हो गए, फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। वहीं पे नॉन वर्टिब्रेट कैसे एनिमल्स है, जहाँ पे बैकबोन क्या कर रहा है, एब्सेंस कर रहा है। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, इंसेक्ट है, स्नेल है, स्टारफिश है, क्रैब है। तो ये सब हमारा कैटेगरी हो गया नॉन वर्टिब्रेट का। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट के, जो कि आपको समझने में इजी होंगे। आप देखो स्क्रीन पे, एम्फीबियन में, जो कि पानी में भी रह लेता है और लैंड पे भी रह लेते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो फ्रॉग इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्रोकोडाइल भी हो गया। अपने ज़रूरत के अनुसार क्या होते हैं, वो अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तो आप चलो देखो, यहाँ पे एम्फीबियन किसके अंदर आ रहा है, वर्टिब्रेट के कैटेगरी में आ गया, ओके। बर्ड्स हमारा किस में आ गया, वर्टिब्रेट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको बैकबोन है। यहाँ पे आप देख लो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आ गया है, वर्टिब्रेट के अंदर आ गया। फिश भी आप देख रहे हो, मैमल्स भी आप देख रहे हो, तो ये सब किसके कैटेगरी में आ गया है, वर्टिब्रेट, यानी कि जिनको हमारे कह सकते हैं कि बैकबोन है, ओके। अब यहाँ पे आया बात इनवर्टिब्रेट का, मतलब ऐसे एनिमल्स जहाँ पे बैकबोन क्या कर रहा है, लैक है, यानी एब्सेंट है। तो आप बटरफ्लाई का एग्जांपल देख लो, अर्थवर्म देख लो, बीटल्स देख लो, इंसेक्ट्स जो हमारे हो गए, क्रैब हो गए, उसके बाद स्नेल्स हो गए। यहाँ पर हम क्लियरली विजिबल है कि इनके पास क्या है, बैकबोन नहीं है। तो क्लासिफिकेशन जो बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे है वो कितने प्रकार से है, 2 प्रकार से, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या हो गया, जहाँ पर आपको बैकबोन है, और जहाँ पर बैकबोन नहीं है वो हमारा हो गया इनवर्टिब्रेट। अलग अलग एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, तो आप 1-2 बार देखोगे, आपको क्लियरली दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, वो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन होगा, यानी कि पोषण के अनुसार जानवरों का वर्गीकरण, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट है, और वो क्या कहा जा रहा है, ऑटोट्रॉप्स, मतलब 2 प्रकार से न्यूट्रिशन होते हैं, ये हम लोग देखते ही आ रहे हैं सिंस आवर चाइल्डहुड। तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है पोषण के बेसिस पे, यानी न्यूट्रिशन के बेसिस पे। स्टैंडर्ड 10 में भी हम लोग देखे हैं, क्या है वो, ऑटोट्रॉप्स है और हेट्रोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी, यस, स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉप्स यानी हमारा परपोषी, ऐसे जीव, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या कहा जाता है, कैसे होते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ऑटोट्रॉप्स में कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि ऑटोट्रॉप्स क्या है,
स्वपोषी क्या है? ऐसे जीव जो कि अपना भोजन खुद ही प्रोड्यूस करते, खुद ही तैयार करते। किसकी मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सनलाइट की मदद से वो अपना भोजन तैयार करते हैं, वाटर की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, और साथ ही साथ क्लोरोफिल की मदद से भी वो क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। इसको और थोड़ा डिटेल स्टडी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या है? स्वपोषी। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्व, और ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण, ठीक है। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते, प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। किसकी मदद से ये अपना भोजन तैयार करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सूर्य की रोशनी की मदद से, जल की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से। ऑब्वियसली अपना भोजन तैयार करने वाले की कैटेगरी में हम प्लांट्स को रखते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जब अपना भोजन बनाता है तो क्या क्या उसको नीड होता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं वो उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य की रोशनी को वो लेता है, प्लस क्या हो गया, जो वाटर हम देते हैं, ठीक है, प्लांटिंग करते हो तो वाटरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो वाटर हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स पाए जा रहे हैं, अलग अलग पोषक तत्व हैं, खनिज हैं, लवण हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को अपना भोजन प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो पत्तियाँ हैं, जिसको कहते हैं ना किचन होता है पेड़ पौधों का, ठीक है, क्या है? किचन होता है पेड़ पौधों का। तो वो जब तक ग्रीन नहीं रहेगी तब तक क्या है? प्लांट अपना भोजन तैयार ही नहीं कर पाएगा ना। तो प्लांट अगर ग्रीन है, ग्रीन किसकी वजह से होती है? तो क्लोरोफिल की वजह से होती है। और वही जो लीफ है वो क्या करता है? प्रिपेयर करता है फूड। और फूड जो प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है? तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर होता है। ज़रा हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें इसको अच्छे से। किस चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात करें? ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करें, यानी कि स्वपोषी के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देख चुके थे कि चाहिए था, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है इसको? जो ह्यूमन बीइंग रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और बदले में प्लांट हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है ना, O2 देता है, ठीक है। चलिए, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, वाटर जो था वो हम लोग दे रहे हैं। वाटर किस लिए? क्योंकि इसमें अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। सूर्य की रोशनी इसको मिल ही रही है, तो सोलर एनर्जी हम कह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये सब कुछ इसको मिल गया, और क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा होना चाहिए था क्योंकि ये ग्रीन लीव्स में हो रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल, अब ये जब तीनों चीज़ इधर रिएक्टेंट साइड आ गया तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है? C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इधर बनने वाला प्रोडक्ट जो भी होगा वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज भी क्या है? उसी का एक प्रकार है। नाउ अब ये बदले में हम लोगों को क्या रिलीज़ करके देता था? ऑक्सीजन गैस देता था, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना ऑटोट्रॉप्स किस तरीके से अपना भोजन प्रिपेयर कर रहा है। ये इसका भोजन है, ठीक है, ये इसका क्या है? भोजन है। और ये ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं ब्रीदिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों को देखना है क्या है? वो ऑटोट्रॉप्स हो गया हमारा, सॉरी। एंड अब हम लोग जो करेंगे वो है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में क्या बोला है? दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। बहुत क्लेवर है ना। तो यहाँ पे क्या बोला? परपोषी, मतलब ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन तो खुद नहीं तैयार करते पर अपने जीवन यापन के दौरान क्या करते? दूसरों पे, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उन पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब ये भोजन या तो वो अपने प्लांट के फॉर्म में प्राप्त करेंगे, या फिर वो किसी दूसरे एनिमल के फ्लेश को, यानी उनके मांस को खा करके अपना जीवन यापन करेंगे। आपको यहाँ पे क्लियरली दोनों ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या है कि या तो वो प्लांट पे डिपेंड करेंगे, या तो वो क्या करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा करके अपना सर्वाइवल करेंगे। प्लांट पे वही डिपेंड करेंगे जो हार्बीवोर्स होंगे, यानी कि जो शाकाहारी जानवर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं काव हो गया, ठीक है, बुफेलो हो गया, या फिर आपका डियर हो गया, गॉट हो गया। तो ये सब आपके किस कैटेगरी में आ जा रहे हैं? हार्बीवोर्स के कैटेगरी में आ जा रहे हैं। वहीं पे ऐसे एनिमल्स जो कार्निवोर्स हैं, यानी कि जो कि दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं, तो वो किसके कैटेगरी में आ जाएंगे? बता सकते हो आप लोग? ये डॉग हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, फॉक्स हो गया,
तो ये सब हो गया आपको एनिमल्स को खा करके सर्वाइवल करने वाले, ठीक है। तो अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर बात करें, यानी कि पोषण के बेसिस पर बात करेंगे, तो क्या पाएंगे कि यहाँ पर जानवरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखें प्लांट के तौर पे, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत प्लांट क्या कर रहा है, अपना भोजन तैयार कर रहा है अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी, जल, क्लोरोफिल, और बनने वाला इसका प्रोडक्ट क्या था, ग्लूकोज था, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा था। तो ये पूरी प्रक्रिया थी स्वपोषी की, यानी ऑटोट्रॉप्स की। नाउ द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉप्स, जहाँ पर बोला जा रहा था कि यार ये जीव थोड़े से क्लेवर होते हैं। कैसे, तो ये अपना भोजन तो पहला खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी इनका या तो प्लांट पे हो जाता है या फिर आपका एनिमल्स पे हो जाता है, ठीक है। प्लांट्स पे जो डिपेंड करते हैं ये किस बेसिस पे होते हैं, तो हार्बीवोर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने देख लिया। एंड देन सेकेंड आया आपका कार्निवोर्स हो गए। तो यहाँ पर ऐसे जानवर जो कि दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते, एक हम लोगों से छूट गया, वो क्या कह रहे थे, ओमनीवोर्स, ठीक है, यानी कि जो दोनों खा लेते, प्लांट्स को भी खा लेते और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खा लेते। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल, यानी कि कोशिका के बेसिस पर जानवरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कोशिका के बेसिस पे किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा। तो पहला तो ये दो भाग में बटे हुए हैं। जो सेल के बेसिस पे अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, कोशिका के बेसिस पे अगर वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये दो प्रकार से बटे हुए हैं। क्या क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको पहले हिंदी में देख लें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक कोशिकीय जीव, और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव, ओके। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, तो पढ़ के देख लेते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कहा जा रहा है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक ही कोशिका से बनी होती है, सिंगल कोशिका से, सिंगल सेल से बनी होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक कोशिकीय जीव भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे जीव जो सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है, जो सिर्फ एक कोशिका से बनी होती है। दूसरा हमारा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। All species of animals, land, plants and most fungi are multicellular। कहा जा रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं, ये तो पहला बात कि मोर देन वन सेल से बने होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बहुकोशिकाओं के सम्मेलन से बनने वाला ये जीव है। एग्जाम्पल में चाहे वो किसी भी प्रजाति का एनिमल हो, किसी भी प्रजाति का लैंड प्लांट्स हो, ठीक है, मतलब जो हम लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं, या मोस्टली फंजाई, कवक जो होते हैं, शायद फंजाई कवक ही हैं, आप कमेंट करके बताना, फंजाई को ही कवक बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये कवक जो हो गए वो मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। चलो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव जो बहुत कोशिकाओं के सम्मेलन से बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हर एक वो प्रजाति जो एनिमल्स का है, लैंड प्लांट्स का है, फंजाई का है, ये सब किसके अंदर आ गए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल्ड में हम लोग देख लें थ्रू डायग्राम। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे किस चीज़ के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, यानी कि एक कोशिकीय जीव का। तो आप देखो एक कोशिका है ना, एक कोशिका है संरचना में, एक कोशिका है, तो ये एक कोशिका की मदद से ही अपना सारा काम करते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया गया था वहाँ पे हम लोग देखे थे एल्गी, क्या था, यूनिसेलुलर ही था ना। सिमिलरली उस एल्गी के भी ये यूनिसेलुलर हैं, और एक कोशिका, जिनको यूनिसेलुलर को ही सिंगल सेल्ड भी बोलते हैं, सिंगल सेल के बने होने के बावजूद ये वो सारी प्रक्रियाएँ करते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं,
ठीक है। तो क्या क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल? इट इज़ पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट। ये आपको लर्न करना होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ गए। तो अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, पैरामीशियम है, ठीक है। ठीक वैसे ही मल्टी सेलुलर का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए। देखो क्या बोले थे, वो सारी प्रजातियां जो एनिमल्स की हैं, वो सारी प्रजातियां जो लैंड प्लांट्स की हैं, ठीक है, वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि हम लोगों का जो शारीरिक संरचना है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड हम लोग जानते हैं कि वी ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल है हम, तो वो किसी एक सेल की मदद से हमारा शारीरिक संरचना नहीं हुआ है। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, यानी बहुत सारे सेल्स के सम्मेलन के साथ हम लोगों का निर्माण हुआ। तो वो प्रक्रिया क्या है निर्माण की, ज़रा देख लें। तो हम ह्यूमंस का निर्माण कैसे हुआ, एक सिंगल सेल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। और यही जब बहुत सारा सेल क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यही जब टिश्यू ढेर सारा कंबाइंड होता है, तब हमारे शरीर का क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। अलग अलग ऑर्गन, जैसे वो लंग हो गया हमारा, ठीक है, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, आईज हो गया, जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं उसका निर्माण होता है। क्या क्या प्रक्रिया थी, पहले सिंगल सेल, वही सिंगल सेल क्या होता है, कंबाइंड होता है। कंबाइंड होने के बाद ढेर सारे जब सेल्स कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। देन वो टिश्यू क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और वो एक ऑर्गन का निर्माण करेंगी। ऑर्गन के निर्माण होने के बाद अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण होगा, जो कई सारी प्रक्रियाएं करेंगी। कैसी कैसी प्रक्रियाएं, तो एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, नर्वस सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसकी मदद से हमारा पूरा शरीर जो है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जब ऑर्गन निर्माण हो गया, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो गया, तो एक भला पूरा आदमी का भी निर्माण हो गया ना। ठीक यही प्रक्रिया जो है वो चलती है प्लांट के भी केस में। क्या होगा, प्लांट के लिए अलग अलग सेल्स हैं जो कंबाइन होंगे, देन वो टिश्यू के फॉर्म में बनेंगे, एंड देन फिर वो क्या होंगे, प्लांट्स के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो फॉर्म में बनेंगे, एंड फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रीन प्लांट का निर्माण हो गया। तो आई होप कि ये समझ आपको आ रहा होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ही जटिल होते हैं। सिंगल सेल की मदद से ये निर्माण नहीं कर सकते। इनको क्या चाहिए, तो पहले बहुत सारे सेल्स, कोशिकाएं जो हैं वो कंबाइंड होंगी, देन फिर वो टिश्यू के फॉर्म में बनेंगी, टिश्यू के फॉर्म में बनने के बाद वो ऑर्गन्स के फॉर्म में बनेंगी, एंड वही ऑर्गन्स कंबाइंड होकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, और उसी सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, फंक्शन करता है। एंड सेम बात हम कहाँ अप्लाई कर देते हैं, प्लांट के केस में भी अप्लाई कर देते हैं। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर आपको समझ आ गया होगा। यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना होने के बाद भी वो सारी प्रक्रियाएं करता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से बनने के बाद करते हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जानवरों का वर्गीकरण किया जा रहा है किस बेसिस पे, उनके जनन की प्रक्रिया के बेसिस पे। तो ये भी क्या है, दो भागों में ही बटा हुआ है, ठीक है। तो पहला भाग हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है, विविपोरस एनिमल्स, ठीक है, विविपोरस एनिमल्स, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है जरा देख लें। दीज आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, मतलब कि ये एक ऐसे जीव होते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी अपने से मिलते जुलते किसी शिशु का, नवजात का जन्म यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर डॉग है तो वो पपी को निर्माण करेगा, ठीक है, पपी को जन्म देगा। ह्यूमन बीइंग है तो क्या होगा, एक चाइल्ड को बर्थ देगा, ठीक उसी तरह कैट है तो किटन को बर्थ देगा। तो अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग जानवर हैं जो कि क्या करते हैं, अपने से मिलते जुलते शिशु का जन्म दे रहे हैं, का निर्माण करते, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, विविपोरस एनिमल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे एनिमल क्या करते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यंग वंस को जन्म देते हैं। और आगे क्या कहा जा रहा है कि जाइगोट डेवलप into young one inside the ovary of the female body। मालूम है कि यहाँ पे जो भी शिशु का निर्माण होगा वो क्या होगा,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होगा, ठीक है, मतलब वो शरीर के अंदर ही उस शिशु का निर्माण हो रहा है। वो जो भ्रूण है वो क्या होता है, माँ के गर्भ के अंदर उसका निर्माण होगा, और निर्माण के दौरान उसको वो सारी जो भी उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होगा सुविधा, उसको वो सब कहाँ से मिल जाएगा, उसको माँ के प्लेसेंटा के थ्रू मिल जाता है उसको, ठीक है। देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है, जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस। वही जो भ्रूण है वो क्या होता है, एक यंग वंस में जन्म ले लेता है। कहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो इनसाइड द फीमेल बॉडी, महिला के शरीर के अंदर में, कहाँ पर, ओवरी में, ठीक है। सो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज मोर। यहाँ पे जो यंग वंस का जन्म होगा, जब वो माँ के शरीर में होगा, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सर्वाइवल के चांसेस है यंग वंस के वो ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इनको वो शरीर के अंदर प्रॉपर केयर, एम्ब्रायोनिक केयर मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, कहाँ पर, मदर्स के बॉडी के इनसाइड में, ठीक है। फिर से इसको हम समझाते हैं। क्या है विविपोरस एनिमल्स, कि ऐसे जानवर जो यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यंग वंस का निर्माण क्या होता है, वो एक जाइगोट के फॉर्म में होता है, और वही जाइगोट डेवलप हो जाता है किसमें, विद इन 9 मंथ्स माँ के गर्भ में, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी वो जन्म लेता है, ठीक है। यहाँ पर उसके सर्वाइवल का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पर वो प्रॉपर केयर मिल रहा है जो उसके ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। कहाँ से वो सारा केयर मिलता है, थ्रू मदर्स प्लेसेंटा, ठीक है, सारा कुछ उसको मिल जा रहा है, तो इस वजह से उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट याद देने वाली बात है वो ये कि ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, विविपोरस एनिमल्स के कैटेगरी में वो आ जाते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ओविपेरस एनिमल्स, मतलब दीज आर द एनिमल्स विच ले एग्स दैट मैच्योर एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम बॉडी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये ऐसे जानवर होते हैं, ओविपोरस एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो शिशु को जन्म नहीं देते, यंग वंस को नहीं जन्म देते, वो क्या करते, एग देते हैं, वो ले करते हैं क्या, एग, अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है। और वही अंडा जो है वो माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो हैच करता है, मैच्योर होने के बाद। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पे जैसे ही वो एग है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, बॉडी से बाहर आता है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका ग्रोथ होता है, एंड फाइनली जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो एग क्या होता है, हैच करता है, बर्स्ट करता है, फूटता है, और उसके अंदर से वो जो न्यू वन है वो बाहर लेता है जन्म, ठीक है, बाहर आता है एग से। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, माँ के गर्भ से बाहर इसका जन्म हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल है, बॉडी से बाहर है, वो बाहर में आकर इसका प्रॉपर ग्रोथ हुआ इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड फाइनली उनका सर्वाइवल जो है कंपेयर टू जो विविपोरस एनिमल है वो टफ है, ठीक है। हो सकता है जिस कंडीशन में, हो सकता है इनको गर्माहट चाहिए ग्रोथ करने के लिए, और हो सकता है इनको वो गर्माहट ना मिले तो इनका ग्रोथ ही नहीं होगा, वो एग हैच ही नहीं करेगा। तो दीज आर कुछ कंडीशन जहाँ पर क्या हो जाता है ना, इनका सर्वाइवल थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपेयर टू विविपोरस एनिमल्स। किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया यहाँ पे देख लो, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे वर्गीकरण हो रहा है दो प्रकार से, एक विविपोरस और एक ओविपोरस। विविपोरस में क्या है कि यंग वंस का जन्म हो रहा है, माता के गर्भ में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उनको प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर मिल रहा है थ्रू मदर्स प्लेसेंटा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ओविपोरस का, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो माँ है वो क्या कर रही है, वो एग्स को जन्म दे रही है, एग है जो उनके बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड हो जाता है, और वही एग अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे हैच करती है। अगर सर्वाइवल उनका सही से हुआ तो फाइनली वो हैच करती है। अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो किनका सर्वाइवल ज़्यादा टफ होता है, तो ओविपोरस एनिमल्स का सर्वाइवल थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। चलिए यहाँ पे आप थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझ लो क्या है विविपोरस एनिमल्स। समझ तो आ गया होगा, फिर भी आप देख ही लो। विविपोरस एनिमल्स क्या है कि एनिमल्स आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर्स वुम्ब, माँ के गर्भ से इनका जन्म होता है, ठीक है। दूसरा है ओविपोरस एनिमल, आप देख रहे हो यहाँ पे एक हैच होने के बाद एग जो है वो निकला है, चिकन यहाँ पे, ठीक है, ओके, चिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो विविपोरस एनिमल्स में क्या हो रहा है, मदर वुम्ब्स
बर्थ करती हैं। ओविपोरस में क्या हो रहा है, एग के थ्रू बर्थ हो रहा है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ओके 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 वेट, यहाँ पे आप देखो विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स का थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देख लो। ह्यूमन बीइंग जो है विविपोरस एनिमल, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे विराट कोहली को हम क्यों लगाएं, सॉरी। विविपोरस एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है। सेकंड आप देख लो, डॉग जो है वो भी क्या है, यंग वंस को ही बर्थ करता है। काउ जो है वो भी यंग वंस को बर्थ करता है। यहाँ पे हेन जो है वो क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। क्रोकोडाइल भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं। एंड ऑस्ट्रिच एग ऐसे ही बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप एग्जाम्पल के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा ओविपोरस के कैटेगरी में आता है और कौन सा विविपोरस के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। आपका जो होमवर्क है वो आज ये, क्योंकि आज हमारा वीडियो का लेंथ ध्यान में रखना है, इसलिए हम लोग है ना सारा डील नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट, ये आगे के वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेंथ हमारा ज़्यादा लेंदी नहीं करना है वीडियो का। सो आज का होमवर्क जो आपके लिए है वो ये, यहाँ पे कंगारू आप लोगों को दिख रहा होगा। आपको बस बताना ये है कि ये जो कंगारू है वो क्या है, क्या है मतलब ओविपोरस है या विविपोरस है। थ्रू कमेंट आप इसको बताओ मुझे। चलो ओके, नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन्होंने वीडियो नहीं लाइक किया वो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें। एंड अगर वीडियो आज का आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।